हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके जो बोलते हैं ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है मिस्टर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ। नॉट मिस्टर, इट इज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ। क्या नाम था उनका? डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न मत बोलो, बोरलॉ। अजीब स्पेलिंग है ना, बोरलॉग है ना, लेकिन बोरलॉ है वो। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है। डॉक्टर एम एस, डॉक्टर एम डॉट एस स्वामीनाथन है ना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्हें कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक। ठीक है, अब क्या हुआ था पता है क्या? हमारा इंडिया जो है ना बच्चों, इससे गुजर रहा था, क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉट और फमाइन जैसी कंडीशन से। और खाना बोले तो ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, बहुत ही टेंशन चल रही थी हमारी कंट्री में। ठीक है, अब कंट्री में चल रही थी टेंशन, अब इस टेंशन को कैसे दे पेंशन, ये एक प्रॉब्लम आ गई है ना। तो उस समय क्या हुआ देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बड़ी टेंशन थी। अब ऐसी सिचुएशन में खाने पानी का दाम, मतलब कैसे हम लोग डिमांड्स को पूरा करेंगे, है ना। और उस समय तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे जमाखोरी हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। लोगों को ज्ञान नहीं था इतना, मतलब वो थे, वो क्या बोलेंगे, नेव थे बेचारे, और उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो इन्होंने क्या किया पता है क्या? सोलो ड्वार्फ, देखो अभी इन्होंने ड्वार्फ वेराइटीज जो होते हैं ना, बौने पेड़, बौने ड्वार्फ मतलब बौने होते हैं, राइस इन्होंने लेकर आए। ठीक है, उसके बाद में पेस्टिसाइड्स और वाटर मैनेजमेंट की वजह से भी इन्होंने, मतलब ऐसा समझ लो, इन्होंने मेन ध्यान कहाँ दिया, जीएम क्रॉप्स पर, फिर पेस्टिसाइड्स, है ना, जीएम क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स, और मैं बोलूंगा वाटर मैनेजमेंट। है ना, और ये हर चीजों की वजह से क्या पता चला, एक गुड वेराइटी ऑफ क्रॉप इनको मिला। ठीक है, या फिर ऐसा बोलेंगे गुड यील्ड इनको मिला, जिसके वजह से प्रॉपर नहीं, क्या क्या हुआ, हम लोग को खाना पानी का प्रॉब्लम्स कम फेस करना पड़ा। और ग्रीन रेवोल्यूशन में बस इतना ही है कि भाई वेरियस अलग अलग मॉडर्न मेथड्स अप्लाई किए गए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और दैट्स वाई, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, टेंशन फ्री हो गए ना। अभी आज देखो हम लोग कितनी ज़्यादा लेवल में क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम लोग क्रॉप्स को बोल रहे हैं ना, डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को आज भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, हमको मॉडर्न प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम क्या हो सकता है, हमारी अगली आज स्टिल हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस जो करनी पड़ रही है, तो शायद ये फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। यस और नो? यस हो, अगर अग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ यार, यस बोलो, है ना। और हाँ, ये वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ ही साथ क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो, ज़बरदस्त, है ना, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए बना सकें, इजंट इट। तो अब अगर मैं अगला रेवोल्यूशन देखूं, तो अपना देखो अगले, तो आप लोग के सिलेबस में नेक्स्ट है, ये है वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको करेंगे अप अप एंड अवे, है ना, इसको कर देते हैं हम अप एंड अवे। अब व्हाइट रेवोल्यूशन देखते हैं, ये है वर्गीस कुरियन, इसके पीछे थे वर्गीस कुरियन। व्हाइट
व्हाइट रेवोल्यूशन। अब इसके पीछे कौन है बच्चों? वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या किया अब ये देखते हैं, ठीक है। वर्गीस कुरियन ने बच्चों देखो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, देखो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की और कैसे हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब उस समय जो दूध वगैरह मिलता था तो वो इतने लेवल में नहीं बना करता था कि हर किसी को दूध मिले, मतलब कि हर किसी को मिल्क जो था ना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ थी, हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, लोग चावल का पानी घोट के पी जाते थे, है ना। अब ये चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई, ठीक है। और जो बेचारे गरीब लोग थे उन तक दूध वगैरह नहीं पहुंचता था। आज देखो हर कोई दूध की चाय इजीली पी लेता है। तो ये सब वाइट रेवोल्यूशन का नतीजा था बच्चों, है ना। देखो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, आज हम लोग जाते हैं सिंपल आइसक्रीम खा लेते हैं, उस समय आइसक्रीम कौन से लेवल पे होगी या होगी भी नहीं इंडिया में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि दूध वगैरह जो चीज़ थी बहुत एक्सपेंसिव थी, और एक्सपेंसिव चीज़ें सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। गरीब बच्चों को दूध नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं थी। जिनके पास अपनी भैंसियाँ हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए दूध बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और यही प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह हुआ और इंडिया में मिल्क का रेवोल्यूशन आया। मतलब मिल्क ऐसा हो गया कि हर जगह मिल्क जा सके। इसमें अमूल हमारा जो है ना, उसकी भी बहुत, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ऐसा कुछ इसका लॉन्ग फॉर्म है अमूल का, ठीक है। तो ये जो था ना, अमूल ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान डाला है इसमें। मतलब लोगों को बहुत इजीली दूध, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर और जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस पार्ट टाइम करा करते थे, इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ ये चीज़। ओके, उसके बाद में अगर बोलूँ, अलग अलग डेयरी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई उसकी वजह से, है ना। और जहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की क्या की गई, क्वालिटी चेक, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह किया गया और लोगों तक ये मिल्क पहुंच पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया वाइट रेवोल्यूशन के तहत, ठीक है। और आजकल देखो हाइब्रिड एनिमल्स की वेराइटीज़ यूज़ हो रही है, जो कि एक अच्छा वरदान जैसा साबित हो रहा है, जिसकी वजह से दूध की प्रोडक्टिविटी और धीरे धीरे तेज़ होते जा रही है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ ब्लू रेवोल्यूशन, है ना। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब इसमें ऐसा कोई नीले कलर का वो नहीं था, ऐसा कोई ब्लू कलर से रिलेटेड नहीं था, ये था एक्वा कल्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था बच्चों ये? एक्वा कल्चर, मतलब जो एक्वा फार्मिंग होती है ना, जैसे क्रैब्स, फिशेस एंड ऑल, है ना, इससे रिलेटेड ये चीज़ थी। क्रैब्स वगैरह जितना भी था, ओके। तो जो भी इससे कैसे इकोनॉमी अच्छी हो, हमारा मच्छी प्रोडक्शन कितना अच्छे से चले, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले थे ब्लू रेवोल्यूशन में। द नेक्स्ट वाला कौन सा है बच्चों? ब्लू रेवोल्यूशन। अरे ये कहाँ नीचे आ रहा है भाई, पेन लेके आओ, पेन। ब्लू ये केकड़े, प्रॉन्स वगैरह। अरे मेरे को ये बात भी बता देना तुम में से कौन कौन खाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। नील क्रांति इसको बोला गया बच्चों, नील क्रांति। क्या बोला गया? इसको बोलेंगे हम लोग नील क्रांति, है ना। इसको कहा गया नील क्रांति, और नील क्रांति के तहत बहुत सारे नील का मतलब NKM 16 इसको, इस स्कीम को नाम भी दिया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। इसमें मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज जो है, इसको कैसे हम लार्ज स्केल पर लेके जाए, ठीक है। मरीन एंड
फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग बोलेंगे जिसको, को हम कैसे कर सकें लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो यार मच्छी तो बहुत लोग खाते हैं ना, वर्ल्ड में मछलियां बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और ये बहुत खाई जाती है, और ये एक अच्छा, मैं बोलूँगा आप लोग को, सोर्स हो सकता है फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसीलिए नील क्रांति पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक नहीं था जिसने ये स्टार्ट किया था। ओके, और एक चीज अगर मैं देखूं, फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स पे भी ध्यान दिया जाता है अपने बायोटेक्नोलॉजी में। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या देखा जाता है बच्चों, फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स। आज ऑटो फोकस बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है अपना, बार बार ब्लर कर दे रहा है मुझको, है ना। शायद कैमरा नहीं चाहता है कि अगला लेक्चर, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़ें, कैमरा ऐसा चाहता है। और आई थिंक सो कैमरा ये नहीं चाहता है कि आपकी नज़रें हटें, आप लोग को महसूस होना चाहिए ना वो, यार क्या मतलब हमारी जो पढ़ाई है, मतलब आप लोग ने ऐसा बोलना चाहिए ना, वो क्यूरियस होना चाहिए, शायद इसीलिए बार बार ब्लर कर दे रहा है हमारा कैमरा। क्या हो सकता है, कोई भूत तो नहीं कर रहा है ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, तकनीकी इशू होते हैं कभी कभी। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, देखो फर्टिलाइजर्स बच्चों, देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, देखो फर्टिलाइजर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए ताकि हमारा प्लांट जो है ना ठीक से ग्रो कर पाए। अब दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एक होते हैं मैन्योर्स और एक होते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैन्योर है या केमिकल फर्टिलाइजर्स है? देखो दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी पे भी असर डालता है लॉन्ग टर्म में, और फिर वाटर बॉडीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डाल देता है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये बहुत हानिकारक होता है। ऑन द अदर साइड मैन्योर्स आर मोस्टली अनहार्मिंग फर्टिलाइजर फॉर आवर एनवायरनमेंट, एंड ड्यू टू इट वाटर बॉडीज़ जो है ये भी पोल्यूट नहीं होती, और ये सब नेचुरल होता है, तो कैसे प्रॉब्लम्स नहीं आता है बच्चों, है ना। प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद में देखो इंसेक्टिसाइड्स भी है बहुत सारे। देखो ये सब चीज़ें अगर इजीली अवेलेबल हुई ना, इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे हम लोग, देखो इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, है ना। इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे, और इंसेक्ट कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, अगर हमारे इंसेक्ट्स कंट्रोल नहीं हुए तो हमारी वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर देंगे, है ना। क्योंकि पूरी की पूरी फसलें ख़राब हो जाएंगी, फसल ख़राब हो जाएगा तो ड्रॉट और फमाइंस जैसी कंडीशंस आ जाएंगी, फमाइंस मोस्ट ऑफ द टाइम, और फमाइंस आएंगे तो फूड स्कार्सिटी होगी, फूड स्कार्सिटी होगी तो भूखमरी की वजह से लोग मरेंगे, और अल्टीमेटली पॉपुलेशन का कंट्रोल हो जाएगा। यस और नो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी नहीं थे, और बेचारे बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं इस वजह से कि उनकी फसल को कीड़ लग गई, लोन होता है ऊपर, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ में। देखो एक बहुत सेंसिटिव इशू है ये, है ना, जिस पे सभी को ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो दोज फार्मर्स हु आर प्रैक्टिसिंग दोज हु आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। ओके, तो those who are already practicing it, they should also try to implement new technologies in their farming, as well as government should take an initiative, और बहुत सारे initiatives होंगे भी, शायद किसी को पता नहीं रहते हैं कुछ कुछ चीज़ें,
लेकिन हम मतलब न्यूज़ नहीं होती ना, लैक ऑफ न्यूज़ लीड्स टू दिस सच प्रॉब्लम्स। और तो उस वजह से क्या है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो ट्रेन द फार्मर्स हाउ टू प्रैक्टिस मॉडर्न फार्मिंग्स, एंड फार्मर्स को भी न्यू टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब जाके ये सब चीज़ें रुकेगी, है कि नहीं। अब देखो इंसेक्टिसाइड्स अगर मैं देखो तो इसमें आता है डीडीटी, मेलाथॉन, डीडीटी होता है, फिर मैं बोलूँगा आपको एक और होता है मैलाथियन, 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 और एक चीज़ है क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफॉस, और कई सारे मैं आप लोग को सिर्फ क्या है पता है क्या, आप लोग के सिलेबस पुरते ही बता रहा हूँ, ताकि क्या है आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। अगर डिटेल स्टडीज करनी है तो हम लोग आगे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल है हमारे सामने 10th का दानव, और इस दानव को हमको मिटाना है अच्छी पढ़ाई के हथियार से। तो गाइस उठाओ पेन, शुरू हो जाओ, क्योंकि 10th आ रहा है नज़दीक। उसके बाद में मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये क्या है पता है क्या, ये हमारे ही अंदर घुसने वाले हैं आके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, हमने डीडीटी डाला, वो रेन उस पर बरसी, बरस सोरे मेघा मेघा बरस सोरे, उसके बाद में वॉश आउट होके वाटर बॉडीज़ में गया, वाटर बॉडीज़ भी हमारे घर में ही पानी आता है उसका, भले हम कितना भी प्योरीफाई कर लें। उसके बाद मान लो उसी नदी से हम लोग को मछली आ गई, वो मछली कौन खा रहा है, हम ही खा रहे हैं। तो ऐसा छोड़ा हुआ बूमरैंग वापस आके किसको लगेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा फेंका हुआ बूमरैंग वापस आके किसको लगने वाला है, हम लोग को ही लग रहा है। तो ये बायो मतलब बहुत ज़्यादा बायो हजार्डस बोलेंगे ना, ये चीज़ है ये, है ना। हजार्डस बोल रहा हूँ मैं, देखो हजार्डस मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं नाम, मतलब जब तक ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल पे सोचा जाए तो यार ये बायो हजार्डस सब्सटेंस ही है ना, जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। हम इकोनॉमी के चक्कर में पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, और इकोसिस्टम नहीं रहा तो इकोनॉमी का हम करेंगे क्या। पहले हमको इकोनॉमी विथ इकोसिस्टम दोनों को बैलेंस रूप से लेके जाना चाहिए, ये हमको दिमाग लाना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखो बच्चों ये सब चीज़ें नहीं होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं पता है क्या, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ताकि हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस और हमारा मतलब जमीन की हेल्थ जो है अच्छी मेंटेन रहे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, केमिकल चीजों को बोलेंगे से नो, व्हाट, नो नो, वी डोंट वांट इट, ओके। एंड जो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है उसको बोलेंगे चलो आंदो आंदो आओ भाई, चलता है, ये चीज़ चलती है ना। ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं इससे क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती है। देखो इकोसिस्टम पे लोड कम हुआ, नंबर 1, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी, नंबर 2, सॉइल का फ्लोरा जो है ये मेंटेन्ड हो गया, नंबर 3, है ना। जो फ्लोरा एंड फौना ऑफ सॉइल है, फौना बोलेंगे मोस्टली, माइक्रोबियल कंट्रोल, माइक्रोबियल जो लोड है सॉइल का वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद में वाटर बॉडी सेफ है, और अल्टीमेटली हम भी सेफ हैं। तो जब चीज़ें घूम घूम के आ रही है तो टेंशन क्यों लेना है यार, अपना अपना काम करते हैं, बायोलॉजिकल फार्मिंग करते हैं, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर इसकी लिमिटेशंस आ जाती है, तो मतलब थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन आजकल डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, ये चीज़ें अब धीरे 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 क्या हो रही है, मतलब केमिकल का यूज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का रेट देखो बढ़ते जा रहा है। फिर इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन चीज़ों पे, है ना। इरिगेशन प्रॉपर रहेगा तब जाके। लेकिन हमारा ओल्ड स्कूल मेथड क्या था, लिया पानी छोड़ दिया सीधा खेत में। अब इससे दो तीन चीज़ें होती थी, एक तो पानी का वेस्टेज, है ना। पानी के वेस्टेज के बाद में क्रॉप को कम ज़्यादा पानी मिल जाता था, लेकिन उसके लिए फिर इरिगेशन प्रैक्टिसेस आई, जैसे ड्रिप इरिगेशन है,
स्प्रिंकल इरिगेशन है, बहुत सारे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक्स द क्रॉप, है ना। और ये बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस आई जिसकी वजह से बहुत हद तक पानी का वेस्टेज भी बच गया और हमारे प्लांट्स को भी उतना ही पानी मिल रहा है जितना उसको रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा ना कम। अब एपीकल्चर आप लोग जानते होंगे कि हम हनी बीज को पालते हैं, है ना। हनी बीज को पालने से क्या होता है भाई, हमको शहद मिलता है, हमको बी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारा चीज होता है इसमें। हनी बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स मैन, बेस्ट पॉलिनेटर्स। अगर पॉलिनेशन होगा तो नए नए झाड़ की वैरायटी आएगी कहां से, ससुरा मर जाओगे झाड़ नहीं रहेंगे तो। समझा रहे हैं कब से, समझते नहीं हो, मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे। झाड़ नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यार हमको जाना ही है, खत्म, टाटा बाय बाय करना है हमको, टाटा बाय बाय, गुड लक टू दिस अर्थ। लेकिन अगर आज हम जो समझ गए तो हमारी अगली जनरेशंस बहुत फायदे में होगी, ये हमको समझना पड़ेगा। और उनमें हनी भी सबसे ज्यादा अच्छी होती है बिकॉज नए नए प्लांट्स की वेराइटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे हनी बीज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, ये पॉलिनेशन करते हुए चलते हैं। इसके वजह से क्या होता है, न्यू न्यू क्रॉप वेराइटीज आती है। पॉलिनेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, न्यू वेराइटीज आएंगी, न्यू वेराइटीज का पॉलिनेशन होगा और न्यू वेराइटीज आएगी। और ऐसे नहीं कि ये प्लांट्स का विस्तार होता है। अब अगर प्लांट का विस्तार होगा तो जनरल सी बात है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट ढलेंगे और आगे चल के अपने को ही फायदा है ना। तो एपिकल्चर इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट्स अगर मैं बोलूँ तो देखो, मेडिसिनल प्लांट्स में भी एक अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। आजकल देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, नहीं तो बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हो, पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े, आप लोग देखिए रोज टीवी में देखते होंगे, है ना। तो बड़े बड़े मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है, आयुर्वेदिक मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे आयुर्वेदिक प्लांट्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है और अगर हम लोग ने इसकी खेती तो मिलेगा हमको भर भर के रुपया। भर भर के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा खासा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। तो ये भी एक मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है और फार्मर्स ये भी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, हमारे टॉपिक का लास्ट चीज फ्रूट प्रोसेसिंग। बनाएंगे मस्त पैकी फ्रूट जूस, वो भी पैक्ड वाला, ताकि इसको हम कर सके एक्सपोर्ट होल इन द वर्ल्ड, इन ऑल वर्ल्ड, ठीक है। सेंटेंसेस में थोड़ा मैं इधर उधर हो जाता हूँ, तो वाह बोलोगे ना तो सारा मूड खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है, होता है कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। अब जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, चॉकलेट्स है, जेलीज है, जूसेस है, जैम्स है, सब फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री है। चॉकलेट फ्रूट है, कोकोआ है ना, इसके फ्रूट को ही प्रोसेस करके हमको कोको पाउडर मिलता है। फिर अपना जितने भी चॉकलेट पाउडर्स है ना, चॉकलेट मिल्क पाउडर्स है, तो ये सब हमको उसी से मिल जाते हैं। फिर अपने आपने बहुत सारे मैंगो जूसेस ये वो पिए होंगे, संतरे के जूसेस जो कि पैक्ड आते हैं, ये सब प्रोसेस्ड होते हैं बच्चों, है ना, प्रोसेस्ड होते हैं। और ये मेरे को बताने की ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे प्रोसेस होते होंगे, और ये साल भर चलते रहता है। और इस वजह से हमको सालों साल, भले उस पर्टिकुलर फल का सीज़न हो या ना हो, लेकिन हमको उस फल के मज़े ज़रूर लेने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर का भी हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर समझा है, जो कि समझेगा ही, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मोस्ट चैप्टर है। बस थोड़ा सा जीन थेरेपी ये वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये चैप्टर जो है ना यार, बीच में वाला जो, ये बहुत सिंपल है। ये जो लास्ट का है ना, बहुत सिंपल है। और जो बीच वाला थोड़ा सा था, वो थोड़ा सा उतना ही थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बाकी का पूरा इजी है। देखो साइंस में आप लोग को फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको रीड कितना करते हैं। तो एक गुरु मंत्र दूंगा, रीड करा करें यार, बुक्स को रीड करते जाओ। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, प्लीज़ रीड करो इसको, ठीक है। धन्यवाद आपका, आगे का सुन लो। धन्यवाद आपने लेक्चर अटेंड किया
और मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वाले लेक्चर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।